हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था पीएचडी के एंट्रेंस के लिए। उस एग्ज़ाम में रिसर्च से और इन्वायरमेंटल साइंस, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपकी यूनिट नंबर 9 है और रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इनका रिपीटिशन हो जाए, या रिपीटिशन नहीं है तो कोई कंसेप्ट आपको नया समझ में आ जाए। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्कस करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसका रजिस्ट्रेशन हमें ओपन है। अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट एग्ज़ाम, चाहे वो कभी भी हो, दिसंबर वाला एग्ज़ाम, चाहे जैन में हो, फेब में हो, मार्च में हो, कभी भी वो एग्ज़ाम हो, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, उनका भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनका भी ऐसा ही है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम तक उनका वैलिड रहेगा, चाहे वो कभी भी हो, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, रिसर्च एप्टीट्यूड और पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं, तो अच्छे से सुनना है। यहाँ से क्वेश्चन का रिपीटिशन हो सकता है या फिर कोई कंसेप्ट क्लियर हो सकता है हमने जो बात करी है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कोल्ड पैरामीटर। ये क्वेश्चन रिसर्च के अंदर जो स्टैट होता है वहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। द पॉपुलेशन, ये दो क्वेश्चन है, इसी से देखना। पॉपुलेशन जो इंफॉर्मेशन होती है उसको पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? पैरामीटर, ठीक है। तो ये पूछता है फिर सैंपल इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। दो चीज़ें, पॉपुलेशन होता है, आपको पता है ना, और पूरी पॉपुलेशन से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन को पैरामीटर बोलते हैं, तो सैंपल इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। याद रखना। और ये दो क्वेश्चन हो गया। आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो पी से पी यानी कि पॉपुलेशन को पैरामीटर और सैंपल को स्टैटिस्टिक्स, एस से एस, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? ये रिसर्च एप्टीट्यूड में स्टैट से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। और जो सैंपल इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, और जहां पे ये क्या है? द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन। क्या है? इमीडिएट एप्लीकेशन। और आपको पता है अगर क्वेश्चन में इमीडिएट शब्द दिख जाए, लोकल लेवल कंसर्न पे दिख जाए, तो एक ही रिसर्च होती है, वो होती है एक्शन रिसर्च। ये तो बहुत बार करवा दिया है एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च किसका पार्ट है? अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। ये अगर अप्लाइड रिसर्च है ना, ये अगर अप्लाइड रिसर्च है, ये अगर अप्लाइड यानी कि प्रैक्टिकल रिसर्च है, तो ये जो पार्ट है इसका, ये एक्शन रिसर्च है, ठीक है। ये मैंने बहुत बार बात की है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट बात करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चित्त को रिलैक्स करके सारी बातों को सुनना है। व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिसर्च डिजाइन क्या होते हैं, क्या होता है? जब हम रिसर्च के स्टेप्स पढ़ते हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं रिसर्च के स्टेप्स के बारे में, कि सबसे पहले प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन होता है, फिर ऑब्जेक्टिव, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इस तरह की बहुत बात क्या करते हैं। तो रिसर्च डिजाइन का क्या मतलब होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो रिसर्च डिजाइन का, इसका तो देखो आपको पता ही होना चाहिए कि रिसर्च डिजाइन होता क्या है। तो रिसर्च डिजाइन होता है एक फ्रेमवर्क होता है फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। हर ये एक फ्रेमवर्क होता है। कौन सा फ्रेमवर्क? ये डाटा कलेक्शन और एनालिसिस का है। हर एक स्टेज का एक क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है कि आप डाटा कलेक्शन कैसे करोगे, आप एनालिसिस कैसे करोगे। जो आप डाटा इकट्ठा करते हो ना, जब रिसर्च करते हो, तो आप डाटा इकट्ठा कैसे करोगे, आप डाटा का एनालिसिस कैसे करोगे, ये सारा जो फ्रेमवर्क होता है ये बताना होता है, ठीक है, हर एक स्टेज के बारे में। इसको बोलते हैं रिसर्च डिजाइन, यानी कि आपका डिजाइन क्या है, आप किस तरह से करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इसका आंसर डी जाना था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया होगा ये एग्जाम, ठीक है। देना चाहिए, इस तरह का एग्जाम देना चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रिसर्च डाटा। ये भी स्टैटिस्टिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड से ही। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च डाटा विच इज सिमेट्रिकल इन शेप सिमिलर टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, इस तरह से, यानी कि शेप में क्या है? सिमेट्रिकल है,
ठीक है, बट सेंटर पीक इज मच हायर, लेकिन उसका जो सेंटर पीक है, ये वाला जो सेंटर पीक है वो बहुत ही हायर है, यानी कि इस तरह से है, तो इसको क्या कहेंगे, इस तरह को क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट ने भी पूछा है फ्रेंड्स, ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, अगर सेंटर पीक हाई हो तो उसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। क्या बोलते हैं? लेप्टोकर्टिक। तीन चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस डायग्राम में देख लो, इससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो ये सेंटर पीक हाई होता है तो ये है लेप्टोकर्टिक, और ये वाला है क्या है? मीजोकर्टिक, और ये वाला क्या है? ये वाला ये है प्लेटोकर्टिक, या ठीक है प्लेटिकर्टिक। ये हो सकता है लेप्टोकर्टिक पूछ लिया, तो हो सकता है मीजोकर्टिक पूछ ले आपसे, या प्लेटिकर्टिक पूछ ले, तो ये तीनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ये रिसर्च एप्टीट्यूड से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डोंट इन्वॉल्व गाइडलाइन फॉर। मान लो एक बात ये कह रहा है कि जो रिसर्च में नैतिकता की बात करते हैं, एथिकल की बात करते हैं, वो किसकी गाइडलाइन में नहीं है, या किसके लिए रिसर्च एथिकल की बात नहीं होती। ठीक है, या फिर उस चीज़ में आप थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दो तो ऐसा नहीं होता कि आपने एथिकल चीज़ों को हार्म किया है या फिर आपने अनएथिकल काम किया है। कौन सी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है रिसर्च एथिक्स में, इस तरह की बात इसने पूछी है। ठीक है, कॉपीराइट तो होता ही है, अगर आप किसी के मैटर को यूज़ करते हो तो वो कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, पेटेंटिंग पॉलिसी, जो पेटेंट होता है वो पॉलिसी भी एथिक्स में आएगी। डाटा शेयरिंग पॉलिसी भी किस में आएगी? एथिक्स में आएगी। जो थीसिस का फॉर्मेट है ना, वो एथिकल नॉर्म्स में नहीं आता है। आप अगर देखो थीसिस का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखते हैं रिसर्च, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि थीसिस का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अपना टाइटल लिखते हैं, किस पे हमने रिसर्च की है, क्या प्रॉब्लम थी हमारी। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, उसी टाइटल के बारे में ये इंट्रोडक्शन है। उसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं, मेथडोलॉजी लिखते हैं, रिजल्ट डिस्कशन लिखते हैं, कंक्लूजन और रेफरेंस, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, समरी भी लिखते हैं। लेकिन अगर इसमें हम फॉर्मेट में कुछ इशू कर दें या आगे पीछे कुछ कर दें इस फॉर्मेट में, तो कोई ये एथिकल, हमने अनएथिकल काम नहीं किया है, ये एथिकल नॉर्म्स में नहीं है। तो यही बात ये क्वेश्चन में कह रहा है। इसका आंसर क्या जाना था? थीसिस फॉर्मेट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वहाँ जाके कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वालिटेटिव रिसर्च से है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर में कंसिडर्ड क्रिटिकल। इसमें ये पूछा है जो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम है उसमें कौन सा जो फीचर है वो क्रिटिकल माना जा सकता है। ये एक बार यूजीसी ने भी क्वेश्चन पूछा है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी पूछ लिया। तो याद रखना, जो क्वालिटेटिव में जो सबसे डिफ़िकल्ट या क्रिटिकल समझा जाता है फीचर, वो होता है डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस, यानी कि बॉटम से अप की तरफ जो कलेक्शन चलता है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है। ठीक है, या इसका आंसर क्या आएगा? डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आप पहले मान लेते हैं वर्कर का डाटा, फिर मैनेजर, इस तरह का जो एविडेंस वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, इस तरह के जो डाटा कलेक्शन कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मे भी रिपीट हो जाए। ठीक है, या रिपीट नहीं हो तो कुछ चीज़ें तो समझ में आ ही जाएगी आपको। अच्छा, अब ये जो अपने ऊपर वाले क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से बात करी, ये क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट आपकी यूनिट नंबर 9 से पूछा गया। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के कॉमर्स के पेपर में भी एक बार पूछा गया, फिर आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पूछ लिया द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, और इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात करी थी। ठीक है, जब हम पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को बड़ी तसल्ली से पढ़ते हैं तो इसकी बात करते हैं। ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होता है, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, कार्बनिक प्रदूषण का प्राइमरी सोर्स क्या है, तो आपको सबको पता है जिसने बहुत ध्यान से पढ़ा है, सीवेज जो इफिलेंट होता है, जो सीवेज से इफिलेंट निकलता है सबसे, वही जो क्या है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन का प्राइमरी सोर्स है। ठीक है ना, क्योंकि घरों से जो निकलता है उसमें कार्बनिक पदार्थ भी ही होता है, और इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से बात करी थी। लहर इज ए नेचुरल डिजास्टर इन्वॉल्विंग, ये क्वेश्चन जो हम उसके बारे में बात करते हैं, नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करते हैं, जहां हमने एक चैप्टर में बात करी थी अर्थक्वेक के बारे में,
भूकंप यानी कि भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वॉल्केनो इरप्शंस वगैरह के बारे में बहुत सारी बात करी थी, मीटियोराइट्स के बारे में, फ्लड के बारे में एक चैप्टर में हमने बात करी थी ना, नेचुरल जो भी डिजास्टर होते हैं, नेचुरल हजार्ड होते हैं, उसके बारे में हमने बात करी थी, टोर्नेडो क्या होता है, ठीक है। तो वहीं से एक क्वेश्चन मैंने कहा था इस तरह का क्वेश्चन बनता है, और ये यहाँ से यूजीसी नेट ने भी एक बार क्वेश्चन बनाया है। लहर जो होता है, याद रखना वो कहाँ यूज़ करते हैं, जब ज्वालामुखी उद्गार फटता है, इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मड निकलता है, उसको लहर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हमने पहले भी बताया था कि बहुत सारी टर्म्स होती है, टेफ्राफाल, इस तरह की जो कुछ टर्म्स थी, अगर आपको याद आ रहा है हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था वो चैप्टर। तो याद रखना जो लहर शब्द है वो किससे है, इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मड, यानी कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, जो बहुत बड़ी अमाउंट में जो मड निकलता है, उसको क्या यूज़ करते हैं, लहर यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा था, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज शॉर्टेस्ट रेजिडेंस टाइम इन द एटमोस्फियर, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो बहुत कम शॉर्टेस्ट टाइम रखती है इन चारों में, ठीक है। ये भी हमने बात करी थी जब हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने सबका आपको लाइफ टाइम लिखाया था कि कौन कितना टिका रहता है। तो सबसे कम इनमें अगर बात करें तो मेथेन का है, लगभग 12 से 13 साल होता है मेथेन का, ठीक है। और इनका 114, 100 से ऊपर है, ठीक है। इसका 44-45 साल, तो सबसे कम अगर इसमें देखें तो मेथेन का है। तो ये आंसर जाना था मेथेन, ये भी हमने किया था। अगर आपको याद है, आपने अच्छे से रिविजन किया है, शांति से अगर काम किया है तो ठीक है। आगे ये क्वेश्चन कौन सा है, वन ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, एंथ्रोपोजेनिक के बारे में बात की थी। एंथ्रोपोजेनिक होता है मैन मेड, जो हम करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एयर इज, कौन सा ऐसा सोर्स है एंथ्रोपोजेनिक जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, CFC है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी इंडस्ट्री, ये पूछा है एयर में। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने भी पूछा है और हमने भी बहुत अच्छे से करा था, अगर आपको याद हो तो। और ये है फोम इंडस्ट्री, कौन सी है, फोम इंडस्ट्री, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो वेरी गुड। अरे बात समझ में आ रही है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सबको समझ तो आ रहा है ना। प्लीज़ रिलैक्स होके चित्त को शांत करके सुनो, टेंशन नहीं लेनी है। अब याद है तो ठीक है, जितना याद है, लेकिन रिवीजन अगर हो ही गया होगा आपका, बहुत पहले से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बहुत समझदार है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, कोई बात नहीं। कई बार कोई क्वेश्चन नहीं आता तो नेगेटिव नहीं होना है, माइंड को नेगेटिव नहीं लेके जाना है, पॉजिटिव रखिए आपको। और भी ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आने हैं, लेकिन इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो नहीं भी आते हैं तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, ये टेंशन का टाइम नहीं है, अपने आप को रिलैक्स रखिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, रियल में बहुत अच्छी है। अगर आपने ऑनेस्टली तैयारी की है तो सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। ए थीसिस स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने भी पूछा है, ठीक है, याद रखना। थीसिस स्टेटमेंट क्या है, याद रखना। एक थीसिस स्टेटमेंट होता है वो एक असर्शन होता है, क्या होता है, असर्शन। और असर्शन का मतलब होता है एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, उसको असर्शन बोलते हैं। तो थीसिस का स्टेटमेंट होता है, आपको पता है, एक बिल्कुल कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है और उसी को असर्शन बोलते हैं। कोई फैक्ट या ऑब्जर्वेशन या डिस्कशन नहीं होता है, वो क्या होता है, एक असर्शन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखोगे, चलो वेरी गुड, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, देखो है ना। अगर आपने रिवीजन प्रॉपर किया है तो बहुत आराम से क्वेश्चन आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। जब भी रिसर्च पढ़ाता हूँ तो आपको एक बात पक्का कहता हूँ कि सैम्पलिंग वाले को अच्छे से करना। वहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल, याद है क्या आपको। तो मैंने वहाँ एक टेबल भी बना के आपको समझाया था। तो नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी है, आपको याद आ गया होगा, पर्पसिव सैम्पलिंग इज़ द नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग, ठीक है ना, जो 100% चांस नहीं रखती है, ठीक है ना, बात समझ गए। इसका एक दूसरा नाम भी बताया था मैंने, अगर आपको याद है तो, ठीक है, कुछ याद है तो याद कर लेना ना प्लीज़, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। टेंशन के लिए हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बस चित्त को शांत रखना। आगे एक क्वेश्चन है, ए रिसर्च इंटेंड टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशंस, विच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी। ये कह रहा है जो मिड डे मील की जो
योजनाएं चल रही है उससे क्या इफ़ेक्ट है, पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, वो वाली बात पूछ रहा है। तो इसके लिए आप कौन सी रिसर्च करोगे? मिड डे मील से जो इफ़ेक्ट है उसके बाद उसके बारे में अगर जानना है कि क्या इसके पॉसिबल फैक्टर हैं, ठीक है, और इसके इफ़ेक्ट क्या हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मिड डे मील चलती है ना बच्चों के लिए, तो उसके बारे में अगर आपको उसके इफ़ेक्ट को देखना हो, ठीक है, तो कौन सी रिसर्च करोगे आप, कौन सा रिसर्च मेथड सबसे अच्छा होगा? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जहाँ भी अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है कि वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, अगर किसी चीज़ को इम्पैक्ट शब्द या इफेक्ट जानना हो ना, तो वहाँ पे एक ही रिसर्च होती है, वो होती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। याद रखना, ये शब्द ही आपको दिख जाए ना, कौन सा इम्पैक्ट या इफेक्ट किसी चीज़ का जानना हो तो वो कौन सी रिसर्च होती है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये तब के लिए ट्रिक बता रहा हूँ जब आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आए। जब आपको क्वेश्चन में लग जाए ना कि यार इम्पैक्ट या इफेक्ट देखना है किसी चीज़ का, तो वहाँ पे कौन सी रिसर्च होती है? सामान्यतः जनरली एक्स पोस्ट फैक्टो ही मेथड होता है, ठीक है। अगर रिसर्च में कोई आपको फ्यूचर के बारे में बात करने की, फ्यूचर के बारे में जानना है, ठीक है ना, किसी डाटा से फ्यूचर को प्रिडिक्शन करना है, तो कौन सी रिसर्च होती है? वो हिस्टोरिकल होती है। ये बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, ये अगर याद हो तो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद है सब। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी किसी भी तरह की टेंशन मत लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च? ये कह रहा है कि सबसे पहला मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है रिसर्च करने के लिए? जो आप रिसर्च कर रहे हो तो सबसे पहला प्राइमरी आपका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या हो आपके पास, किस पे रिसर्च करोगे? पहले आपके पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर ही तो रिसर्च करोगे। मैंने कहा था ना, सबसे पहले टाइटल या प्रॉब्लम होगी, उसी पे तो रिसर्च करोगे। तो देख लो, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे? सबसे पहले एक रिसर्च क्वेश्चन बनाओगे कि आपका क्या रिसर्च क्वेश्चन है या किस पे आप काम करना चाहते हो। ये इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपकी यही है, ठीक है ना। बात समझ गई? हाइपोथेसिस है, डाटा एनालिसिस प्रोसेस है, रिसर्च डिजाइन, ये तो बाद की बात होगी। पहले आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम तो हो, ठीक है। बात समझ गए? चलो, वेरी गुड। ये क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन अभी आप इतने क्वेश्चन कर लें। ये क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक्स हैज़ ए डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफन विद स्टेज ऑफ रिसर्च। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रिसर्च एथिक्स के बारे में बात की है, किसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखता है या कहाँ पर रिसर्च एथिक, जो रिसर्च की एथिकल वैल्यूज़ है हमारी, वहाँ डगमगा जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखना, या तो डाटा कलेक्शन या एनालिसिस में या रिपोर्टिंग के टाइम, ये तीन चीज़ें रट लो आप। ये कहीं भी इशू आता है तो सीधी सी बात है, वो रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, डिफाइनिंग एंड स्कोप ऑफ रिसर्च, ये नहीं कह सकते एथिकल। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, यही है। क्योंकि रिपोर्ट करते टाइम हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, अपनी अच्छी रिपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, चाहे हमने काम बुरा किया हो या हमने कोई भी डाटा कलेक्शन और एनालिसिस में गड़बड़ की हो, लेकिन आप रिपोर्टिंग अच्छी करते हैं। तो इससे एथिकल वैल्यूज़ अच्छी नहीं है हमारी, हमने कहीं ना कहीं अपना हम अनएथिकल काम कर रहे हैं। तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन है रिसर्च एथिक्स से, रिपोर्टिंग में, और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। सर ये इसका आंसर है, ठीक है। मैंने कहा ना, इस तरह का क्वेश्चन आए तो तीन चीज़, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग, ये चीज़ें मेन होती है, वहीं से अपनी एथिकल वैल्यूज जुड़ी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और सारे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको भी हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे वीडियो में। पहले आप इनको आराम से चित्त को शांत करके क्लियर कर लें कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे था। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, किसी भी तरह की अब कोई भी नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, आपके कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, रियल में आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कई एक आधा क्वेश्चन नहीं आने से ऐसा नहीं होता कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। अब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे, अच्छे से रिविजन करें और अपना एग्ज़ाम में फोकस होके और चित्त को शांत करके उसको अटेम्प्ट करें, अच्छे से तैयारी रखें, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन दिमाग में ना आने दें, ठीक है। आप खुश रहें, अच्छे से तैयारी करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।